तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर 9th क्लास का, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, और लाइफ अगर सही मायने में कही जाए तो वो एग्जिस्ट ही हमारे प्लैनेट अर्थ पे इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, जैसे एयर, टेम्परेचर, वाटर, फूड एटसेट्रा। इसके अलावा जो बाहर से हमको मिलता है वो है सन से एनर्जी और अर्थ के रिसोर्सेज जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लाइफ सस्टेन कराने में फुलफिल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में है, जैसे एयर। हाइड्रोस्फेयर में वो कैसे है, जैसे पानी। लिथोस्फेयर में लैंड, जैसे वो क्या है बेटा, सॉइल। और ये सब हमारे कुछ नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं जो हमारे बायोस्फीयर के लिए यूजफुल होते हैं। अब इसके अंदर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो हमारा लिविंग कंपोनेंट बनाते हैं जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में। और ये दोनों कंपोनेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ को एग्जिस्ट कराने पे, अर्थ पे या किसी प्लैनेट के ऊपर। तो लेट अस सी द डेफिनेशंस। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये एक नेचर का स्टॉक है, एयर की फॉर्म के अंदर, वाटर का, सॉइल का, कोल, मिनरल्स, एनिमल्स और प्लांट्स, जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत यूजफुल है मैनी वेज के अंदर। लिथोस्फेयर क्या होता है? ये अर्थ का सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? पानी, क्योंकि हमारे अर्थ का 75% जो है अर्थ के सरफेस का वो पानी से कवर है, एज सी, ओशंस, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर। ये मल्टी लेयर्ड गैशियस एनवेलोप है या एक ब्लैंकेट है एयर का जो हमारे पूरे प्लैनेट को कवर करके रखता है। हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, और इसके अंदर सारी एसेंशियल गैसेस होती है। वैसे तो एक ही एसेंशियल गैस है हमारे लिए, दैट इज ऑक्सीजन, बट बाकियों के लिए डिफरेंट एसेंशियल गैसेस है। बायोस्फीयर क्या होता है? ये अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग जोन है जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ पॉसिबल ही वही है जहां पे ये तीन कंपोनेंट्स मिलते हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है तो शायद लाइफ के लिए एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। एंड इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन या लेवल हायरार्की के अंदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थ। तो अगर हम अर्थ की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल, टॉप लेवल इसी का ही आता है जहां पे तीनों मीट करते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। एनी ऑफ द कंपोनेंट एक ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट का जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग या फिजिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के पोजेस करते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड लाइट। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का कॉम्पोजिशन देखें तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है जो बहुत कम है बट बड़ी खतरनाक है इतने कम अमाउंट के अंदर भी, और अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आर्गन 0.93% है,
उसके बाद हीलियम, नियॉन, ओजोन और अमोनिया गैसेज है वो 0.04% हमारे एयर के कंपोनेंट का एग्जिस्टेंस का बनाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके हमारे सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंस की। सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस है वो है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर, और ये बैड कंडक्टर होता है हीट का। इसका मतलब है ये हीट को ज्यादातर अंदर एंटर करने नहीं देता। मतलब 50% ऑफ द अप्रोक्सीमेट हीट जो हमारे पास पहुंचती है सन से, वो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओजोन लेयर। हाँ जी बेटा। ओजोन लेयर से बेटा ओजोन लेयर तो एक अलग कंपोनेंट हो गया, उसका तो काम सिर्फ यूवी से हमको बचाना होता है, पर एटमॉस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर आती है। और सन की जितनी भी लाइट अर्थ तक बेटा पहुंचती है, उसमें से हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है बेटा, उसमें से 50% अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस कर देता है। जो बचती है एटमॉस्फेयर उसको अंदर आने देता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन्ड रहता है दिन रात और पूरे साल के लिए। मतलब अगर भगवान ना करे ये एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो जाए या कम हो जाए, तो बेटा सन से हीट रेज और ज्यादा एंटर करेंगी हमारे अर्थ पे, तो हो सकता है कि बेटा हमारे ओशन के पानी जो है बेटा वो धीरे धीरे वेपराइज कर जाए। बर्फ जो है एंटार्क्टिका में या पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट करने लग जाए। तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं रात के टाइम ये हीट की एस्केप को स्लो डाउन कर देता है आउटर स्पेस में, और सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ हीट ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल्ड रहता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सूटेबल होता है। दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ एयर या फिर विंड। कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को हीट रेडिएशंस जो मिलती हैं, ठीक है, उसमें से काफी पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, पर जो एंटर करता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है या फिर री रेडिएट करता है बाय द लैंड और द वाटर बॉडीज विच सेट्स अप अ हीटिंग कन्वेंशन करंट। मतलब जो सन की लाइट हीट बेटा हमारे अर्थ पे गिरती है, उसका 50% एंटर करता है। उस 50% में जो एंटर करता है वो पानी के सरफेस से टकराता है, लैंड से टकराता है, जिसकी वजह से हीट रेडिएशंस जो हैं वो इधर उधर मूव करती हैं, और उसकी वजह से हवा कहीं पे ज्यादा गर्म हो जाती है और कहीं पे कम गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कन्वेंशन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। Since land gets heated faster than water, तो एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू एयर जो पानी के ऊपर होती है। तो इस वजह से पानी के ऊपर लो प्रेशर होता है और एयर के ऊपर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से गर्म हवा मूव करने लगती है। तो सो अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एयर ऑफ लो प्रेशर। तो ये जो मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इसकी वजह से बेटा विंड होती है। तो बेटा विंड को क्या कहते हैं? मूविंग एयर को बेटा हम विंड कहते हैं। तो बेटा एयर
गर्म होती है लैंड के सरफेस के ऊपर जल्दी, और एयर जो पानी के ऊपर के सरफेस पर होती है वो देर बाद गर्म होती है। इससे दो रीजन्स क्रिएट होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के, जिसकी वजह से एयर मूव करना शुरू कर देती है और क्या कॉज करती है, विंड। दिन के टाइम विंड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम सी टू द लैंड। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर की हवा ठंडी है और लैंड के ऊपर की हवा गर्म होती है, इसलिए वो ऊपर राइज कर जाती है, इसलिए हवा सी से लैंड की तरफ मूव करती है। लेकिन रात को बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट कूलिंग, लेकिन पानी जल्दी ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा देन लैंड, इसलिए एयर अबव वाटर इज वार्मर देन एयर अबव द लैंड, इसलिए विंड की डायरेक्शन रात को ऑपोजिट हो जाती है, दैट इज लैंड टू सी। तो दिन के टाइम हवा कहां से कहां मूव करती है, फ्रॉम सी टू लैंड, और रात के टाइम हवा जो है वो कहां से मूव करती है, फ्रॉम लैंड टू सी, ऑपोजिट हो जाती है डायरेक्शन की हवा की। तीसरा जो एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस है बेटा, दैट इज रेन। अब सारा दिन हीट फॉल करती रहती है पानी के सरफेस के ऊपर, तो इसलिए पानी जो है वो इवेपोरेट करता रहता है और हवा में जाता रहता है एज वाटर वेपर। इसके अलावा विंड बहुत सारी पानी के वेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके राइज अप कर देती है। जैसे जैसे एयर राइज करती रहती है, ये पानी की बूंदें एक्सपैंड करके ठंडी करने लगती हैं और आपस में इकट्ठी होने लग जाती हैं, मतलब दे स्टार्ट कंडेंसिंग टुगेदर, और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना देती हैं एयर के अंदर। अगर ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन करते करते बड़ी हो जाती हैं और हैवी हो जाएंगी तो दे फॉल डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन। तो मतलब एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन ये पानी की बूंदें अगर हल्की होंगी तो बारिश नहीं होती, पर अगर धीरे धीरे ये हैवी होने लग जाती हैं तो ये बारिश की फॉर्म के अंदर गिरने लग जाती है। और रेनफॉल के पैटर्न्स डिसाइड कौन करता है, विंड के पैटर्न से। तो इसीलिए हम कहते हैं कई एरियाज में डिप्रेशन है इन द बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से रेन आती है। तो जहां पे पानी का कंटेंट ज्यादा है वहां पे जाहिर सी बात है कि बारिश भी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक किसी को कोई चीज पूछनी हो तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। हमारी एयर कैसे पोल्यूट होती है। एयर पोल्यूशन तब आता है जब एयर में अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं, उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन बदलने लगता है। अब ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, एयर पोल्यूटेंट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स। अगर मैं आपको इसमें लिस्ट दूं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, एक्सेट्रा, ये कहां से मिलते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और इनके हार्म क्या क्या होते हैं? अगर हम रेगुलर बेसिस पे पोल्यूटेड एयर इनहेल करते रहे तो हमारे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ब्रीथ करने में डिफिकल्टी आएगी और डिजीजेस जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया जैसी डिजीजेस आम हो जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग जैसे कोल और पेट्रोलियम का जो बर्निंग होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स देता है।
अगर इन ऑक्साइड्स को हम इनहेल करते रहें तो ये काफी डेंजरस होते हैं, और यही ऑक्साइड्स अगर बारिश के पानी के साथ मिल जाएं तो क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन, जो काफी खतरनाक है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल का कंबशन जो है वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा में ज्यादा सस्पेंड कर देता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ठंडे वेदर में कम हो जाती है, क्योंकि पानी के कंडेंस करने के साथ स्मॉग बन जाता है ना। तो स्मॉग का मतलब क्या होता है, स्मोक एंड फॉग, जो किसका कारण होता है बेटा, एयर पोल्यूशन का। तो आप सुनते होंगे विंटर्स में यूजुअली दिसंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में कुछ फ्लाइटें जो हैं वो लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी विजिबिलिटी कम होती है कि उनको रनवे नजर नहीं आता। कुछ ट्रेन्स भी लेट होने लग जाती हैं क्योंकि इतना फॉग होता है, तो ट्रेन को अगर चलाएं भी तो कैसे चलाएं, आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सिमिलरली फोर्थ जो रीजन है वो है रेगुलर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर का इंक्रीज करता है इंसिडेंसेस ऑफ एलर्जीज, कैंसर और हार्ट अटैक। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो, या फिर उसको और ऑन ए लॉन्गर रन हम रिड्यूस कर सकें, बट काफी मुश्किल अभी फिलहाल लगता जा रहा है समय के साथ साथ। तो रादर हमने कुछ कम तो नहीं किया, पर पोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एसिड रेन की बात करते हैं, जो अब बहुत कॉमन हो गई है, स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया के अंदर। कहते हैं रेन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, जो कैसे बनता हो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए पोल्यूटेंट, तो वो पानी के साथ मिक्स करके एसिड रेन कॉज करते हैं, और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ही डैमेज करते हैं। तो अगर आपको याद हो, ताज महल अब येलोइश पड़ना शुरू हो गया है। Yes, sir, because of the acid rain. क्योंकि बेटा इट इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स, तो इसको देखने दुनिया दूर दूर से आती है बेटा। तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे कार्स, व्हीकल्स बहुत आते जाते थे, तो उस वजह से पोल्यूशन बहुत होता था, और पोल्यूशन होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उन सब का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। तो बारिश होती थी तो वो पानी के साथ मिलकर एसिड रेन कॉज करते थे, जो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ वो बेटा रिएक्ट करता है और येलो कलर का सॉल्ट बनाने लग गया। तो इसलिए अगर आप अब रिसेंट ताजमहल कभी आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा अब वहां पे या तो टांगा चलता है, या फिर वहां पे अब बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलती हैं। आप अपना व्हीकल वहां पे नहीं ले जा सकते जो पेट्रोल या डीजल से चलता है। तो इट्स अ गुड स्टेप, इनिशिएशन, बट शॉर्ट रन में तो पता नहीं चलता, पर यस लॉन्ग रन में जरूर वहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा इस चीज का। तो एयर के बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं वाटर। और ये एक काफी चमत्कारी लिक्विड है ना। और हालांकि इसका टेस्ट नहीं होता, पर मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी लिक्विड मानता हूं, क्योंकि जब प्यास लगती है तो पानी की वैल्यू हमको तभी पता चलती है। कहते हैं ओशन, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड, पूल्स, पोलर आइस कैप्स, वाटर वेपर एटसेट्रा, सब वाटर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। और मेजर पार्ट वाटर का सी और ओशंस में ही पाया जाता है। कहते हैं वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट लाइफ का। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन आइस कैप्स एंड ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो पीने लायक होता है। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज आल्सो फ्रेश, है ना। कुएं से पानी जो निकालते हैं वो भी पी सकते हैं। सारी सेल्यूलर प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो पानी एज ए मीडियम में होते हैं।
सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हमारी बॉडी में डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स को फ्रेश वाटर काफी चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बॉडीज जो है वो हाई टेम्परेचर ठीक है ना टॉलरेट नहीं कर सकती। दूसरा, और उस पानी के अंदर अगर डिजॉल्व सॉल्ट ज्यादा हो, ज्यादा सॉल्टी पानी हो, तो हम वो भी नहीं पी सकते। तो अवेलेबिलिटी वाटर की हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है, और वो डिटरमाइन करता है किसी भी जगह डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और लैंड को। तो बेटा जंगल में अगर कहीं पे एक तालाब है, तो बेटा ज्यादातर जानवर जो हैं उस तालाब के पास जरूर आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि वहीं पे ज्यादा अच्छी वेजिटेशन होगी। आपको पता है कि पूरे अर्थ पे जितना पानी है उसका सिर्फ 1% जो पानी है बेटा वो अंडरग्राउंड है, और सिर्फ यही पीने लायक है। मतलब आप ये मत खुश होना कि हमारे अर्थ के ऊपर 75% वाटर है तो हमें वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। बेटा वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पूरे वाटर के अमाउंट में सिर्फ पूरी दुनिया में 1% पानी जो है बेटा वही पीने लायक है। बाकी तो सारा पानी जो है उसके अंदर सॉल्ट्स डिसॉल्व है। हम समुद्र का या सी का पानी जो है वो नहीं पी सकते, क्योंकि वो हमारी बॉडी में सही ढंग से काम नहीं करेगा ज्यादा समय के लिए। And sir, mostly frozen भी है। यस बेटा फ्रोजन भी है डेफिनेटली, पर जो फ्रोजन है वो तो फिर पीने लायक है बेटा, फ्रेश वाटर है। जो बारिश का पानी गिरता है वो भी फ्रेश वाटर है, आप वो भी पी सकते हैं। पर वंस वो ओशन में मिक्स हो गया तो बेटा वो फिर पीने लायक नहीं बचता। तो इट्स क्वाइट अ बैड सिचुएशन दैट ओनली 1% वाटर अवेलेबल इज ड्रिंकिंग वाटर। आगे देखते हैं वाटर का पोल्यूशन कैसे होता है बेटा, हम कैसे कॉज कर रहे हैं। कहते हैं पानी का कंटैमिनेशन जो है जो रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट है बाय अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर। जब पानी के फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस आता है तो क्वालिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उस पानी को कंज्यूम करते हैं वो भी खराब हो जाती है, और वो पानी हमारे लिए क्या हो जाता है, अनफिट यूज के लिए। एग्रीकल्चरल सब्सटेंसेस जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये जो हम यूज करते हैं ताकि हम अपने क्रॉप्स को ज्यादा अच्छा ग्रो कर सके, वो भी कुछ हद तक ये वॉश होके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और पानी को पल्यूट करते हैं। घरों से जो सीवेज निकलता है, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, लोग सब उसको रिवर्स या लेक्स में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का पानी पल्यूटेड हो रहा है। गर्म और ठंडा पानी डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से टेम्परेचर पानी का चेंज होता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ को हार्म होता है। तो अगर कोई कंपनी गर्म पानी मिक्स कर देगी तो पानी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस सही नहीं होगा, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो गर्म पानी में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके रिएक्शन जो है वो बॉडी की वो सही ढंग से नहीं हो पाएंगे, जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो सकती है। तो नीचे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स दे रखे हैं वाटर पोल्यूशन के, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब मर्क्यूरी सॉल्ट्स यूज करते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और जब इन्हीं का वेस्ट पानी में डंप किया जाता है तो इनसे डिजीजेस आ जाती हैं जैसे कॉलेरा। इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट भी पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिसॉल्व्ड मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है।
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी जिंदा पानी में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी का टेम्परेचर चेंज एकदम से हो गया तो वो उस एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है, जो उनकी ब्रीडिंग को हार्म कर सकता है। तो ये था वाटर पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड कंपोनेंट, दैट इज सॉइल। ये हमारे लैंड की सबसे अपर लेयर होती है जहां पे प्लांट ग्रो करते हैं। इस लेयर के अंदर वेदर्ड रॉक होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस होता है, पानी है, एयर है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो डिसाइड करता है लाइफ की डाइवर्सिटी एक गिवन एरिया में। आउटर मोस्ट लेयर जो हमारे अर्थ की है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और मिनरल्स इसी लेयर पे पाए जाते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं ये सॉइल कैसे बनता है और हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। कहते हैं सॉइल का फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड होती है कि वहां पे पेरेंट रॉक क्या है, मटेरियल, और वहां की टोपोग्राफी क्या है, मतलब वहां पे कैसा मौसम रहता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पे ऑर्गेनिज्म भी कौन कौन से प्रेजेंट हैं जो टाइम टू टाइम सॉइल को अच्छा डेवलप करते रहते हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, रॉक जो इन अर्थ के सरफेसेस पर होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, जिसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन करके फाइन पार्टिकल्स बनाता है सॉइल के। तो फॉलोइंग फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पहला आ गया सन। सन रॉक्स को गर्म कर देता है दिन के टाइम और वो एक्सपैंड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो यही रॉक ठंडे हो जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कहीं पे एक्सपेंशन, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन, तो ये अनइक्वल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और अल्टीमेटली रॉक के पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। तो दिन के टाइम एक्सपैंड कर रहा है, रात के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी एक्सपैंड कभी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ब्रेक कर जाता है। फिर आता है वाटर। वाटर जो होता है वो दो तरीके से सॉइल में मदद करता है। एक तो पानी उन्हीं क्रैक्स के अंदर घुस जाता है, फिर फ्रीज होता है और फिर वो एक्सपैंड करता है और फिर वो उन क्रैक्स को बड़ा कर देता है। और दूसरा होता है जो फ्लोइंग वाटर होता है, वो छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्टिकल्स रॉक के सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से रॉक पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू फाइनर पार्टिकल्स। हवा भी रॉक्स को इरोड करती है, बट स्पेशली स्ट्रॉन्ग विंड्स ये सैंड के पार्टिकल्स एक जगह से कहां ले जाती है, दूसरी जगह, एयर और पानी की मदद से। और फोर्थ आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लीचेस जो है वो रॉक्स के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं और ये ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे रॉक का जो सरफेस होता है वो पाउडर फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है और सॉइल की पतली लेयर बननी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे प्लांट्स जैसे मॉस, रूट्स ऑफ बिग ट्रीज, ये भी बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक कर देते हैं। कंपोनेंट्स सॉइल के, ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, कुछ लिविंग डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमस की फॉर्म के अंदर, और कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, और इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। सर टॉप सॉइल क्या होता है? ये सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसके अंदर ह्यूमस होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। और टॉप सॉइल की क्वालिटी डिसाइड करती है उस जगह की बायोडाइवर्सिटी की, कि वहां पे किस टाइप के प्लांटिंग और एनिमल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आगे हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की।
कहते हैं ये रिमूवल होता है यूजफुल कंपोनेंट्स का जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और एडिशन होता है कुछ दूसरे सब्सटेंसेस का जो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं और वहाँ की डाइवर्सिटी फॉर द ऑर्गेनिजम्स खत्म कर देते हैं और वो जगह रहने लायक नहीं रहती। सॉइल इरोजन काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये रिमूवल होता है और पतला होना होता है फर्टाइल टॉप सॉइल का फ्रॉम अ रीजन जहां पे क्लाइमेटिक और फिजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं जैसे हाई रेनफॉल और विंड एक्सेट्रा। कहते हैं सॉइल इरोजन अकर करता है इन जगहों पे आसानी से क्योंकि सॉइल जो होता है वो यहाँ पर वेजिटेशन से कवर्ड नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि अक्सर न्यूज में आता है बारिशें होती हैं तो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। तो बेटा ये लैंडस्लाइड्स इसलिए होती हैं क्योंकि उन जगहों पे अच्छी तरीके से पेड़ नहीं उगाए जाते। क्योंकि जब बारिशें होती हैं बेटा तो पानी जब गिरता है, जो वेजिटेशन होता है, ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, वो उसमें से पानी के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देते हैं और कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो वहां का लैंड है वो नरम रहता है पर इतना लूज नहीं होता कि वो ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों पे ज्यादातर पेड़ उगाए जाते हैं ताकि वहां पे सॉइल इरोजन ना हो। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फार्मिंग या टिलिंग एंड लीविंग द फील्ड फैलो फॉर लॉन्ग टाइम। तो मतलब आपने वहां पे जमीन खोद दी और उसको खाली रख दिया, उससे भी सॉइल इरोजन जो है वो होता है। अगर वहां पे रेगुलर बेसिस पे फ्लडिंग हो रही है नदियों की वजह से या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल इरोजन भी होगा ही होगा। तो सर हम कैसे सॉइल इरोजन बचा सकते हैं? कहते हैं बाय इंटेंसिव क्रॉपिंग, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज और कैनाल्स अराउंड द फील्ड। मतलब फील्ड के आसपास इंटेंसिव फील्ड के अंदर अच्छी खासी क्रॉपिंग करो, बार बार करो, लगातार लैंड को खाली मत छोड़ो, उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ ताकि पानी रुके ना, फ्लो करता रहे, और उसके आसपास कैनाल्स बनाओ, जब भी पानी की जरूरत हो तो वो आराम से मिल जाए। सॉइल इरोजन हिली एरियाज में कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। तो बेटा टेरेस फार्मिंग में कुछ ऐसे बना होता है, तो ज्यादा पानी आया इकट्ठा हो गया फिर नीचे गिर गया, फिर जहां पे पानी आया इकट्ठा हो गया फिर नीचे गिर गया, फिर इधर पानी आया इकट्ठा हो गया नीचे गिर गया। तो जिसको जितना जितना पानी चाहिए बेटा उतना मिलता रहता है, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो अगर आप कुल्लू मनाली शिमला नैनीताल जाते हैं तो रास्ते में ऐसे बड़े पहाड़ आते हैं जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। इसके अलावा हमें बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स करने चाहिए, और जो लैंड में कुछ ग्रो नहीं करना वहां पे ग्रास उगा दो। बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक्स। तो जहां जहां रिवर है उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर की दीवार खड़ी कर दो ताकि पानी जो है वो फॉल ना करे लैंड के ऊपर और पानी जो है वो फ्लो डाउन करता रहे। तो दीज आर द वेज हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जियो केमिकल साइकिल्स की, बायो जियो केमिकल साइकिल्स की। तो हम बात करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स की। ये वो नेसेसरी साइकिल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। कहते हैं साइक्लिक फ्लो न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है ट्रांसफर और सर्कुलेशन एसेंशियल केमिकल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारे बायोस्फीयर के अंदर। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली साइकिल आती है वो आती है वाटर साइकिल। क्या होती है वाटर साइकिल, कैसे वाटर हमारे बायोस्फीयर में फ्लो करता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं ये एक इंटायर प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर इवेपोरेट्स होता है और फिर दोबारा
लैंड के ऊपर फॉल डाउन करता है एज रेन एंड फिर दोबारा फ्लो बैक करता है इनटू सी वाया रिवर्स। लेकिन सारा पानी जो लैंड के ऊपर फॉल करता है वो इमीडिएटली सी में फ्लो बैक नहीं करता। कुछ पानी इसमें से सॉइल एब्जॉर्ब कर जाता है जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड चला जाता है और पीने लायक बन जाता है, और उसमें से भी कुछ अंडरग्राउंड वाटर हमारे को सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स या कुएं से आता है, वेल से आता है। प्लांट्स भी पानी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में बाय अ प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड एटमॉस्फेयर में फ्रॉम सॉइल, रिवर्स, ओशन बाय इवेपोरेशन। तो जरा देखते हैं कैसे वाटर साइकिल काम करती है। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास ये हो गए सी, ओशन, जिससे पानी सन की लाइट से या हीट से क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, और वो क्या बना लेता है, क्लाउड। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन की मदद से पानी एटमॉस्फेयर में देते हैं। तो यहां से पानी चला टूवर्ड सन, गर्म हो गया, क्या बन गया, वाटर वेपर। धीरे धीरे ये आगे जाएगा, कंडेंस होने लगेगा, क्लाउड्स बनेंगे, तो रेन की फॉर्म के अंदर ये नीचे गिरने लगेगा, क्या बना लेगा, रिवर। ये रिवर में से कुछ पानी कहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर, जो क्या बना लेगा, फ्रेश वाटर। और कुछ केसेस में ये ग्राउंड वाटर जो है आगे जाके सी, ओशन, उसमें मिल जाता है। इसके अलावा यही क्लाउड जब माउंटेन्स पे गिरता है तो बेटा वहां पे वो स्नोफॉल की फॉर्म के अंदर गिरता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी जो है वो क्या कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया। तो आप देख सकते हैं एक तरह की वाटर साइकिल है जो ऐसे शुरू होती है और ऐसे चलती रहती है। तो मेजॉरिटी वाटर का इवेपोरेशन जो होता है वो सन करता है फ्रॉम ओशंस एंड सी एंड रिवर्स। इसके अलावा प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन की मदद से वाटर लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स धीरे धीरे टाइम के साथ कूल डाउन होते हैं और क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स। जब ये क्लाउड्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं, तो दे फॉल डाउन एज रेन एंड गोज इनटू द रिवर। उसमें से कुछ वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, वो क्या बना लेता है, फ्रेश वाटर, और बाद में यही अंडरग्राउंड वाटर सी, ओशन के साथ मिल जाता है। इसके अलावा कभी कभार टेम्परेचर ज्यादा लो होने की वजह से ये इतना ज्यादा कंडेंस करके, प्रेसिपिटेट करके स्नोफॉल की फॉर्म के अंदर माउंटेन्स पे गिर जाता है, और फिर माउंटेन से भी बर्फ पिघल के क्या बनाती है बेटा, रिवर बनाती है। तो माउंटेन से भी पानी जो है वो फॉल डाउन करता है एंड क्या बनाता है, रिवर। तो दिस इज हाउ वाटर साइकिल वर्क्स। आप वाटर साइकिल ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल का, वो है नाइट्रोजन साइकिल। क्या होता है, कहते हैं नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो हमारा मेन एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है गैस की फॉर्म के अंदर। ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है सारे लाइफ फॉर्म का, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल बायोस्फीयर के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व करती है।
सबसे पहले है कि नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करें एटमॉस्फेयर से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बनाया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरियम एजिटोबैक्टर। ये 3 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, 2 बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, जो बेटा एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पकड़कर नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और ये नाइट्रेट्स पानी में क्या होते हैं, सॉल्यूबल। फिर आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज अमोनिफिकेशन। कहते हैं ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिकम्पोज्ड कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में बदला जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, जो डिकेड बैक्टीरिया और क्या होते हैं, फंगाई। तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदला जाता है, जो बाद में नाइट्रेट्स में बदले जाते हैं बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। एंड फाइनली जो प्रोसेस फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रेट्स को बदला जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, जो सॉइल के अंदर स्यूडोमोनस बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देता है बाद में एटमॉस्फेयर में। दस नाइट्रोजन साइकिल नेचर में नाइट्रोजन पास करती है फ्रॉम एलिमेंटल फॉर्म इनटू द एटमॉस्फेयर बाय सिंपल मॉलिक्यूल्स सॉइल और पानी के अंदर, और बाद में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदल जाती है लिविंग बीइंग्स के अंदर, और फिर वो सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बदल के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जरा देखिए बेटा। ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदला जा सकता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म, जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं बेटा, जिसमें हमने बात करी थी ब्लू ग्रीन एल्गे की, जिनको बाद में कौन खा लेते हैं, एनिमल्स। या फिर नाइट्रिफिकेशन की मदद से, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फॉर्म के अंदर भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या उसमें फॉर्म में फिक्स की जा सकती है, मतलब आप उसको नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में बदल सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज भी ऐसा करती हैं, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री को कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे अमोनिया खुद बनाना है, तो वो एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन ले लेती है, ठीक है। नहीं तो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, राइजोबियम हो गया एंड सो ऑन, जो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनमें बदल देगा। बाद में इन्हीं नाइट्रेट्स को हम किस में बदल देते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर देते हैं अमोनिया में बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। एनिमल के अंदर भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, उनको भी हम किस में बदल देते हैं, अमोनिया में। इसी अमोनिया को हम दोबारा नाइट्राइट्स में भी बदल सकते हैं और नाइट्रेट्स में भी बदल सकते हैं बाय नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, और इन्हीं नाइट्रेट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो पहले सिंपल नाइट्रोजन को हमने कॉम्प्लेक्सेस में बदल दिया, जो प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं, फिर वही वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर अमोनिया रिलीज करते हैं, जो सिंपल कंपाउंड है, और उसी अमोनिया को हम दोबारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर भी बदल सकते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। एंड बाद में इन्हीं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को हम डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से मदद से बेटा उसको सिंपल नाइट्रोजन गैस में क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं।
तो आप कॉपी कर सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, दैट इज कार्बन साइकिल। कहते हैं कार्बन बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ के ऊपर पाया जाता है, एलिमेंट फॉर्म के अंदर, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट एंड सो ऑन। एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है सॉल्ट्स में, इन मिनरल्स। डिसॉल्व फॉर्म में कार्बोनिक एसिड है और बाइकार्बोनेट्स पानी के अंदर है। फॉसिल फ्यूल्स में भी है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसको किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जो बाद में हर्बीवोर एनिमल्स खा लेते हैं। और वो कौन खा लेते हैं, लार्ज और स्मॉल कार्निवोर्स। तो घूम फिर के प्लांट्स ने CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया, जिनको हर्बीवोर प्लांट्स खा गए। हर्बीवोर्स जो थे वो प्लांट्स को खा गए, और इन हर्बीवोर्स को स्मॉल और बड़े कार्निवोर खा गए। और बाद में दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। ये तब भी रिलीज होती है जब ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज होता है, क्योंकि डेड बॉडीज जो होती हैं वो डिकम्पोजर्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं, या फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो भी कार्बन जो है डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर रिलीज होता है। तो कार्बन रिसाइकिल्ड होता रहता है रिपीटेडली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसमें आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2। ये क्या करती हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देती हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर का इंक्रीज करने लग जाता है। इस वजह से अगर किसी रीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो हीट एटमॉस्फेयर में और ज्यादा बढ़ेगी, विच में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन का बैलेंस होना इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में बहुत जरूरी है। ये गैस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट्स यूज करके अपना खाना बनाते हैं। जब ये ग्रीन प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो स्लोली ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बोनेट्स, जो क्या बना लेते हैं, लाइमस्टोन, जो कुछ कोरल्स के क्या बना लेते हैं, शेल्स। इन ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, और अगर एनिमल्स डेड हो जाएंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो बेटा वो क्या बना लेते हैं, पेट्रोलियम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, ट्रीज, जो पेट्रोलियम बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यही ऑर्गेनिजम्स बाद में डिके हो जाते हैं तो इनको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं बाय रेस्पिरेशन, और अगर डेड और डिके एनिमल्स स्प्लिट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो वो सिंपल फॉर्म किसकी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो दोबारा कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो आप कार्बन साइकिल कॉपी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लास्ट साइकिल,
that is oxygen cycle. तो हमारे पास आ गई अब ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। ये डिजॉल्व फॉर्म के अंदर पानी में प्रेजेंट होती है, जो एक्वाटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये CO2 में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ ये पानी के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, सिलिकॉन के ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, कुछ कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और बाकी कुछ मिनरल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स। और ऑक्सीजन की साइकिल ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में और बाकी चीजों में मेंटेन करके रखती है। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल की। कहते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से 3 तरीके से यूज की जाती है, कंबशन, रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के। तो ऑक्सीजन एयर में और पानी में रेस्पिरेशन की मदद से किस में बदल जाती है, पानी में। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन में तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म अपने कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स पानी को भी यूज करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर। और कुछ ऑक्सीजन जो बचती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन जो बचती है, उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल, डिकम्पोजर्स ऑक्सीजन सराउंडिंग से लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और फिर ऑक्सीजन को रिटर्न कर देते हैं एटमॉस्फेयर में इन वन मेजर प्रोसेस, दैट इज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो ये है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। इसके बाद एक छोटा सा हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ओजोन। उसके बाद आप ऑक्सीजन साइकिल कॉपी कर सकते हैं। ऑक्सीजन नेचर में 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। एक तो हो गया हमारे पास ऑक्सीजन गैस और दूसरा है ओजोन लेयर। ये अर्थ को सराउंड करती है एज ए ब्लैंकेट और हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जब कुछ हार्मफुल केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में रिलीज होते हैं तो ये इकट्ठे होकर अपर एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की रिडक्शन होने लग गई और कुछ समय बाद वहां पे क्या बन गया, ओजोन होल। अंटार्कटिका के ऊपर ये ओजोन होल बन गया हुआ है। इसलिए ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में पतली होती जा रही है और ये डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ में क्या करती जा रही है, एंटर करती जा रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल बहुत कम करें या ना के बराबर कर दे, ताकि ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो और हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर ना करें। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और ऑक्सीजन साइकिल आपके सामने है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैप्टर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। जो हमने आज किया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू साइकिल्स जो हमने पढ़ी है।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन टॉपिक चैप्टर को लेकर तो आप हमें ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे उसके लिए एक अलग से लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए इन चैप्टर्स के, अपनी क्लास के और आगे की फ्यूचर क्लासेस के लिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको टाइम टू टाइम ये अपडेट्स मिलते रहे। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।